Dear student, I will first lecture give of algebra, which contain the following topics, which are very interesting and very important uh, topics of lecture 1. The first topics of lecture 1 is what is linear and non-linear equation. We will discuss about what is linear and what is not linear. And second, we will discuss the system of linear equation. um, and third, what is the solution of a system of the linear equations. और फोर्थ हमारे पास है geometrical interpretations of solution set यानी solution of the system of equations. और फिफ्थ हमारे पास the system is consistent or not consistent, you will discuss briefly. Or how we can convert the system of equation into matrix notation या matrix form, we will discuss also. And elementary row operation, what is elementary row operation, what is elementary operations, and what is elementary row operation. और इसमें हमने फ़र्क भी बताना है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम किस के लिए यूज़ करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. Next, last topic of the lecture 1 is topic to solve a linear system with the following steps. हम linear system को अगर हम solve करते हैं तो हम इसमें कितने step करने पड़ते हैं. तो चलते हैं first, what is linear and non-linear. The linear, what is linear equations? So a linear equation is a variable. A variable is an equation that can be written as such as, या simply आप इसको कह सकते हैं algebraic expression can be written and equality form, या we will put the equality sign, so then we can say these are equations. These are equation, but we will what is linear. तो लीनियर में हमने क्या देखना है, आप लोगों ने क्या सोचना है कि ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है. पहले हम बात करते हैं कि ये a1 a2 और a3 क्या है और इसमें b क्या है इस इक्वेशन में. दीज आर लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर क्यों है और इसमें a1 a2 और an और b क्या है. इसमें a1 a2 an are called coefficients, कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन. ये रियल भी हो सकता है ये इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. आयोटा फॉर्म भी इसके साथ आ सकता है, यानी इसके साथ ए के साथ आयोटा भी आ सकता है. 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा इसके साथ क्या वैल्यू, और रियल 2 3 4 5 एनी वैल्यू भी आ सकता है कोफिशिएंट. और बी भी क्या है बजाते खुद एक कांस्टेंट है. दीज आर आल्सो रियल एंड कॉम्प्लेक्स. बात हम कर रहे थे कि ये इक्वेशन तो हैं, लेकिन लीनियर हमने क्या करना है, लीनियर हमने किस तरह चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन, हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, हम इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं. हमने किस चीज़ पर फोकस रखना है, हमने टर्म पर फोकस करना है कि इसमें कितने टर्म हैं. पहले आपने इस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. अगर आप लिख सकते हैं तो हम उस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, हम लिख सकें किसी भी इक्वेशन को, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन का पहचान कि हर एक टर्म का क्या होना चाहिए, पावर 1 1 1, और इसके साथ क्या होना चाहिए कोफिशिएंट, और इस साइड पर कोई कांस्टेंट हो. तो इस किस्म की इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर. इसके अलावा मसलन अगर आपके पास ये इक्वेशन है, अगर हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अरेंजिंग दिस इक्वेशन फॉर. अब देखिए इसमें इसको आप अरेंज कर दें, तरतीब दे दें. फर्स्ट इक्वेशन को देखें, इसको इधर शिफ्ट कर दें. शिफ्ट करने से ये क्या होगा, माइनस होगा, इसके साथ एड सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 3x1 -5, और +2 को उधर शिफ्ट कर दें तो हम
इस इक्वेशन फॉर्म में लिख चुके हैं, लिख गए एंड वी रिटर्न सच दिस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अब देखिए इसका पावर भी 1 है, इस टर्म में भी इसका पावर 1 है, लेकिन इस साइड पर क्या कांस्टेंट, तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अब देखिए इसमें आप देखिए इसको पहले इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दें, पहले x1 लिख दें, फिर x2 लिखते हैं और फिर x3 और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर छोड़ दें। अब देखिए इसको शिफ्ट कर टू में ज़रा दे दें, 2 6 अंडर रूट -2x, तो -2 को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये -2 क्या होगा, +2 हो जाएगा 2x1, और x2 वही होगा, और x3 भी उधर शिफ्ट कर दो, -3 होगा, और 2x इस साइड पर छोड़े, तो फिर ये उसी तरह इक्वेशन बन जाता है। दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए नॉन लीनियर की हम बात करते हैं कि नॉन लीनियर क्या होता है। अगर हम इस इक्वेशन की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन ना लिख सकें या इस किस्म का हम शेप ना दे सकें, तो फिर हम उस इक्वेशन को नॉन लीनियर का नाम दे सकते हैं। अब देखिए इसमें इसका पावर क्या है, 1 है, इस टर्म का भी वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है, 1 + 1। अगर इसका ऐड किया तो इसका पावर कितना हो, एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस किस्म के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहना होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर देखिए इसको का पावर कितना है, 2 आ जाता है इस टर्म में, और यहाँ पर 1 तो इसी वजह। अब देखिए नेक्स्ट इसमें इस एग्जांपल को देखें, आप देखिए इसका पावर अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में 2 डिवाइडेड तो 0.5 आ जाता है, तो लेकिन अब देखिए इसमें जितने भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है, इंटीजर है, नॉट ए फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन है, तो इसी वजह से ये भी क्या है, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर इक्वेशन, बट क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, are not linear fit because the presence of x1 x2 is the first equation and x1 and 2 in the second। इसी वजह से ये और दो इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर है। आप चलते हैं कि आपको समझ में आ गया कि आप इसको कर सकते हैं कि कौन सा, आप देखिए इसको आप चेक कर दें, ये लीनियर है कि नॉट लीनियर, क्वेश्चन आपसे है। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर सेम है, लेकिन इस मिडिल टर्म को आप देखिए, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इसको क्या होगा, 2 यहाँ पर सही, तो इसी वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, तो फिर भी ये इसी वजह से ये नॉन लीनियर है। ये भी क्या है, -1 है, तो -1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/1, यानी नेगेटिव होता है। लेकिन वहाँ पर आप देखें जनरल फॉर्म में आप कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें क्या है, -1 है, तो इसी वजह से ये, और दूसरा क्या है, साइन भी इसमें आता है, ठीक न, -1, और दूसरा क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी इसमें आ जाता है, तो इसी वजह से ये भी क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसमें 3x1 - x2 + x3 + 1, तो इसको हम उस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x1 - x2, और इधर x3 को इधर शिफ्ट कर दे तो क्या होगा, -3 = 1। तो अब देखिए ये जो हमने इक्वेशन लिखा, इसको हमने जो तरतीब दिया इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में हमने लिख चुका हूँ जो गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन, तो इसी वजह से ये क्या है, दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, और बाकी ये 3 क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन, तो आपको समझ आ गया है होगा इंशाल्लाह। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ द लीनियर क्या है, व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर सिस्टम, अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर सिस्टम एक ही चीज़ है,
और क्या है बताते हो, इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स सेज x1 अप टू xn फॉर एग्जांपल। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन is the collections of one or more linear equation we can write together. Our number of variable will be also same in each equation. Our subtype of the collection of the linear equation is called system of the linear equation. अब बात करते हैं, बात आ जाता है कि system of linear equation तो हम समझ गए कि collection है two or more linear equation is called system of linear equation. बात करते हैं what is a solution of the linear equation. अब देखिए इसका जनरल फॉर्म में आज जनरल लीनियर सिस्टम अब हमारे पास क्या m इक्वेशन और इसमें क्या हो n अननोन यानी वेरिएबल हो, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, बाद में हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारे पास टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जनरली हम क्या कर सकते हैं, जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल यानी जनरल फॉर्म लीनियर सिस्टम या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, a1 x1 a1 to x2 plus all the way plus or a1 and xn is equal to b1। नेक्स्ट इक्वेशन को देखें, a21 x1 plus a22 x2 plus all the way plus a2n xn is equal to bn all the way इस तरह। अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा, जिस तरह आप क्या कहते हैं आप एम हम आपके पास क्या होगा अप टू am1 x1 am2 x2 प्लस all the way प्लस amn xn is equal to bm। और इस फॉर्म के इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे m। अब देखिए इक्वेशन को आप इस तरह कर, दीज आर वन इक्वेशन, दीज आर टू इक्वेशन, दीज आर थ्री इक्वेशन, कितने इक्वेशन आपने लिए अप टू m इक्वेशन। आप इसमें n वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल आप देखिए x1 x2 ऑल द वे अप टू xn। तो ये इसका क्या है, अब इससे हमने व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन मस्ट है, अगर आप इस सारे जितने भी वेरिएबल हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसके सारे वैल्यू आप कैलकुलेट कर दें, x1 का वैल्यू कैलकुलेट कर दें, x2 का वैल्यू कैलकुलेट कर दें किसी भी मेथड से, आप टू xn का वैल्यू कैलकुलेट कर दें, तो हम इसको का नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। लेकिन इसमें आप लोगों ने अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें, अगर हम इसके x1 x2 x3 किसी भी इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं और पुटिंग से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लें, तब हम इसके वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर हम सिर्फ इसके वैल्यू कैलकुलेट कर दें, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम वेरिएबल के वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn के वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर किसी एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड ना करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो तब हम इसको सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। रूट तो कह सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन का नाम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए कहता है a solution is a list of number that make each equation true statement, यानी satisfied left hand side is equal to right when the value of variables x1 x2 up to xn are putting
रिस्पेक्टली इन एवरी इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो तब हम इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं कह सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए एक हमारे पास जर्नल फॉर्म 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी a11 x1 a1 2 x2 प्लस a1 3x3 इज इक्वल टू b1, दीज आर वन इक्वेशन, और कितने वेरिएबल हैं 3, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2, a3 a1 x, इस तरह हमारे पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, डिस्प्ले द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन विद द कोएफिशिएंट वैल्यू a11 is equal to 2, a12 is equal to -1, a13 is equal to -3, a21 is equal to -2, and 23 is equal to 5, and और लास्ट में जो हमारे पास कांस्टेंट हैं b1 is equal to -1, b2 3, आप क्या कर दें, इसके वैल्यू को आप पुट कर दें, किस चीज में पुट कर दें, डिस्प्ले। और नेक्स्ट क्या है, वेरीफाइड दैट x1 x2 जो गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, क्वेश्चन आपसे ये भी है कि ये पुट कर दें, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 इज, अब देखिए इसको 1 1 का वैल्यू दे दें, कितना वैल्यू हमने दिया है, गिवन है 2, a12 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर पुट कर दो -1, यहाँ पर लगा इसकी जगह रिप्लेस, a1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना है 2, a12 का वैल्यू कितना है -1, a13 का वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पर रिप्लेस कर दें, और a21 का वैल्यू हमारे पास क्या है -2, a22 का वैल्यू हमारे पास क्या है इसका, और इस तरह a25 का वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर पुट कर दें, कितना है इसका 5, और b1 का वैल्यू हमारे पास क्या है -1, और b2 का वैल्यू हमारे पास है 3। तो हमारे पास सिस्टम क्रिएट हो जाता है, कौन सा सिस्टम, ये वाला, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थे a11 a12 a13 a22 21 22 एंड 23 एंड b1 एंड b2, वो रिप्लेस कर दी सिस्टम ऑफ, आपके पास दो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो दिस आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन linear equation which contains two equations। अब नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई दैट x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 0, x3 का वैल्यू 1 है, किस चीज में पुट कर दें, इसी इक्वेशन में पुट कर दें। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट x1 का वैल्यू आपके पास क्या है, पुट सब्स्टिट्यूट या पुटिंग या प्लगिंग, x1 is equal to 1, x2 is equal to 0, x3 is equal to 1 in that equation। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर, x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 0 है, और x3 का वैल्यू हमारे पास 1 है। आप इसको सिंप्लीफाइड कर दे, एक साइड पर क्या है -1 है, तो इसे क्या आएगा 2 + 1 से क्या आएगा 2 -1 0, और इससे क्या आएगा -3। अब 2 से -3 को सब्ट्रैक्ट कर तो हमारे पास क्या होगा -1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह सिमिलर इस इक्वेशन में भी आप पुट कर दें, इस 1 का वैल्यू पुट कर दें 1 है, x2 का वैल्यू 0 है, और x3 का वैल्यू 1 है, सिंप्लीफाइड कर दें, इससे क्या आएगा 0, इससे क्या आएगा -2 प्लस 5। अब देखिए इसको ऐड कर दे, -2 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आता है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 है और राइट हैंड साइड पे, तो वी कैन से दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस वैल्यूज को दीज आर, तो हम क्या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इस किस्म का हमारे पास कंडीशन आ जाए कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट किया, फिर इस इक्वेशन में हो सकता है अगर ये सेटिस्फाइड ना करें, यानी इस साइड से नॉट इक्वल टू -1 इस तरह
तो फिर हम इस वैल्यूज को, नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स को हम सॉल्यूशन का नाम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट को देखें, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड solution set of linear system, और two linear system are equivalent, यानी two linear system equivalent हो if they have same solution। हम equivalent का फर्क हम किस तरह कर सकते हैं कि ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, मुतरादिफ हैं, इक्विवेलेंट हैं। तब कर सकते हैं जब मसलन अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए है, दूसरा सिस्टम आपके पास बी है, इसमें भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। तब हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन इससे भी क्या आ जाए, 1 2 आ जाए, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें और इससे भी क्या आ जाए, बाय एनी मेथड 2 आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन, ईच सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड सिस्टम इज ए सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट, जैसा ए का सॉल्यूशन है वैसा बी का भी, तो इसी वजह से ए और बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट्स। सॉल्यूशन सेट्स मीन यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन को हम का सॉल्यूशन लिखते हो किस चीज़ में लिखते हैं, सेट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट्स। अब देख हमारे पास द फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो दो इक्वेशन पर मुश्तमिल, इस तरह बी भी हमारे पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, दो इक्वेशन, और इस तरह सी भी हमारे पास एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन है जो दो इक्वेशन पर मुश्तमिल है। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एक आप देखें इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, टू इक्वेशन हैं, टू वेरिएबल्स हैं। अगर ऐसा इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल हो तो आपको क्या देता है, स्ट्रेट लाइन, क्या देता है, स्ट्रेट लाइन। दिस आर आल्सो L1 यानी लाइन 1। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन ए प्लेन। इस तरह ये भी इंडिकेट लीनियर लाइन है, ये भी इक्वेशन 1 है तो फर्स्ट लाइन है, इक्वेशन 2 है तो सेकंड लाइन है, इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लाइन सेकंड है। अब देखिए इसको हम बाय सॉल्व करना चाहते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन टू एलिमिनेट। अब देखिए इसको एडिंग, दिस आर कोएफिशिएंट से अगर हम इसको ऐड कर दें तो इससे क्या आता है, 0। अगर हम इसको ऐड कर दें 2 - 2 + 2 से क्या आएगा, 0, और इसको ऐड कर तो इसे क्या आता है, 2। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं इसे क्या आता है, 0 0 0। जी अगर हम इस एलिमिनेशन मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डिफिनीशन आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल
of the system of the linear equation is called solution। लेकिन हम यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोनों वेरिएबल के वैल्यू क्या हो जाते हैं 0 लेकिन 2 और ये अब देखें 0 2 not equal to 0 तो इसी वजह से it has we can say these are not a solution। अगर आप L1 और L2 अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको हम किस तरह कर सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन हर एक लीनियर इक्वेशन आपको क्या देता है लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। अब देखिए A1 को आप देखें ये A1 है इसका इंटरसेप्ट ले लें अगर आप y इंटरसेप्ट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 क्या होगा 0 तो x1 का वैल्यू क्या होगा -1 तो ये होगा आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ये लाइन 1। अब देखिए नेक्स्ट x इंटरसेप्ट तो वो x2 इंटरसेप्ट करते हैं तो फिर आपके पास x1 का वैल्यू क्या होगा 0 इसको आप 0 कर दें और इसको डिवाइड कर दो तो माइनस माइनस कैंसिल 1 ओवर 2 x2 इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है 1 ओवर 2 जब हमारे पास x1 का वैल्यू क्या हो 0। देखिए तो ये क्या है 1 यूनिट तो 1 यूनिट को उसने क्या किया है हाफ तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसको अगर आप इसको मिला दे बाई रोलर या फाइमन से आप इसको मिला दे और इसको बढ़ा दे जाए इसको डैश 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 अप टू आगे ले जाए बढ़ा दे और इस साइड पर भी बढ़ा दे। इसी तरह आप ये कर दें x1 का x1 इंटरसेप्ट फाइंड कर दें। अगर x1 इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x2 का हमने क्या करना होगा 0 बनाना है 0 लेना है तो ये क्या होगा 0 और यह माइनस उधर शिफ्ट कर तो क्या होगा -3 और जब हमारे पास x2 का वैल्यू क्या हो 0। अब इसका क्या फायदा x2 इंटरसेप्ट फाइंड कर दें तो आपके पास x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और इसको डिवाइड कर दें तो x2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 और जब आपके पास x1 का वैल्यू क्या हो तो इस तरह फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट 0 हो तो आपके पास x2 इंटरसेप्ट क्या हो। अब देखें आपके पास x1 3 यूनिट हो अब देखिए x3 या these are second equation second linear equation which represent line 2। अब देखिए x2 आपके पास क्या है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट जब आपके पास x क्या हो along x का वैल्यू क्या हो 0 हो तो ये होगा। अब नेक्स्ट को देखें x1 का वैल्यू यहाँ पर x1 है 0 होगा इसका आउटपुट वैल्यू आपने कितना है 3 डिवाइड बाई 2 यानी 1.5 यानी 1.5 ये आता है और इसको आप मिला दें भाई 5 माना और मिला दें जितना भी पॉइंट आप इसको आगे जाएं तो ये आपके पास क्या जाता है line of the system of linear equation in the plane but you can see the line 1 and line 2 never be intercept in any point or such type of representation geometric representation of the line is called has no solution। जिस तरह यहाँ पर किया था हम बाई एलिमिनेशन अगर हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते तो ये शो करते हैं नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट ना हो रहा हो ना मिले तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है किस सिस्टम का ग्राफ है ये विच शो नो सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन ये ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाए
ये तो जीरो हो जाता है। हमारे पास सिर्फ आपके पास वन इक्वेशन आ जाता है, x1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इसलिए आप देखें इसको, अगर इस किस्म का से हो, वन इक्वेशन हो, तो इस किस्म के इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इस किस्म का सॉल्यूशन हो हमारे पास, जिस तरह हमारे पास x1 का वैल्यू हमारे पास 3 है और x2 का वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने भी वेरिएबल, x1 का भी वैल्यू है, x2 का भी वैल्यू है, और अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आपके पास L1 और लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट 2 3 2 which intersect only one point, or such type of intersection of the line is called exactly one solution या unique solution, या you can say unique solution भी आपका नाम दे सकते हैं, infinite unique solution, आप इसको unique solution भी का नाम दे सकते हैं। तो geometrical interpretation of the solution set show that when two line not in shape to each other, तो such type of the geometric representation show no solution। अगर if one line to other line, yeah, which show only one line, so we can say it finite many solution, or which intersects only single point, the such type of the solution is called unique solution, exactly one solution। देखें, टू लाइन कोइंसिडेंट या सेम लाइन, यानी एक लाइन कोइंसिडेंट, जिस तरह मिडल में था हमारे पास बी वाला एक लाइन है और इस पर इस तरह टच हो जाए, तो ये कितने पॉइंट को टच करता है। मसला हमारे पास एक लाइन है और इस पर एक और लाइन भी हम इस तरह डाल दें, तो ये कितने पॉइंट को टच करता है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट। तो इसलिए इसको इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को टच, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा, अगर टू लाइन आर पैरेलल्स, मतलब एक लाइन है और दूसरा लाइन है ऑफ द इक्वेशन, तो ये कभी भी टच नहीं करता। तो इस किस्म का अगर कोई इक्वेशन है और इस किस्म का आपको लाइन दे रहा है इन द प्लेन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, so there are no solution। Two line intersect at a single point, so there is a unique solution। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यूनिक। मतलब एक लाइन है दूसरा लाइन है, तो ये एक सिंगल पॉइंट पर रहा है, तो इस किस्म की लाइन को हम क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का नाम दे सकते हैं। बात करते हैं कंसिस्टेंट्स एंड इनकंसिस्टेंट्स। तो आपको दिमाग में होगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंट उस चीज़ का नाम है, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो, जिसका सॉल्यूशन क्या हो, पॉसिबल हो, क्या हो, पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल हो, जिसका सॉल्यूशन क्या हो, पॉसिबल हो, या उसका मेनी सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज आइदर, यानी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या हो सकता है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको किस किस्म का सॉल्यूशन दे सकते हैं, या तो उसका हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो। तो इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज आइदर नो सॉल्यूशन or exist in many solution or infinite many solution। अगर our system of the linear equation is said to be consistent if it has either one solution, यानी या many, one solution means unique solution हो,
या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कह सकते हैं दिस सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन पॉसिबल हो या मेनी इनफाइनाइट मेनी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन हो तो तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाता है, नो सॉल्यूशन, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम किस किस्म का है, किस टाइप का है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। A system is inconsistent if it has no solution. अब देखें हाउ टू कन्वर्ट द सिस्टम लीनियर सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म नोटेशन में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये आपके पास क्या है, एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो बहुत इजीली हम ये क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हैं जितने भी कोफिशिएंट हैं, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कितना है -2, इसका कितना है 1 है। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। हम इसके कोफिशिएंट को एक जगह लिख दें और खास तारीख के साथ लिख दें तो हम क्या कर सकते हैं, मसला अगर ये कोफिशिएंट है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें इस मैट्रिक्स को, यहाँ पर क्या रह जाता है 0 x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, -2 का कोफिशिएंट क्या है, x2 का कोफिशिएंट -2, x3 का क्या है यहाँ पर 1 और x1 या सेकेंड इक्वेशन में 0, x2 का क्या है 2, x3 का क्या है -8 और नेक्स्ट क्या है थर्ड का इक्वेशन को -4, 5, 9 और इस तरह कोफिशिएंट को एक खास तरतीब के साथ in a rectangular array form में लिखना is called matrix. Additional information of the linear system can be recorded compactly in a rectangular array called matrix. और इस किस्म के मैट्रिक्स का हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। और साथ साथ हम एक और भी इसके साथ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके वेरिएबल को भी हम लिख सकते हैं x1, x2, x3 और इस साइड पर क्या है 0, 8, -9 और इसको हम प्रॉपर नाम भी दे सकते हैं, नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ए से हम हमेशा डिनोट करना होगा, इसको x से और इसको b, यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स को या वेक्टर को हमने क्या करना है, हमने b से वेरिएबल को x से अगर हम x1 और x2 और x3 का वैल्यू फाइंड कर दें तो फिर इसी x को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अगर हम इसी मैट्रिक्स को यानी कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम एक ही मैट्रिक्स में लिख दें जिस तरह हम ये लिख चुके हैं, यानी ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दिस द ए मैट्रिक्स और यहाँ पर आपने इस तरह ऑब्लिक्स लगाना होगा और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं बी, यानी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स और इस तरह इसको मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर दें तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम नाम दे सकते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कह दे सकते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। तो क्या डिफिनेशन हो गया, we will combine, you will write the coefficient matrix and constant vector या constant matrix, then we can say these are arithmetic matrix। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हाँ डिस्प्ले द कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर दें, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट कर दें, बी से डिनोट कर दें फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास है। तो पहले हमने इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को क्रिएट करना है या कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसके कोफिशिएंट को आप लिख दें, यहाँ पर क्या होगा 1, -2, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखें x1 का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर क्या है x2 का क्या है 1 है, x3 का क्या है -1 है। थर्ड इक्वेशन को देखें -3
x2 का क्या है 1 और x3 का क्या है -2। और साथ साथ आपके पास क्या है, ये तो हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया, दीज आर ए मैट्रिक्स। और इसके साथ वेरिएबल भी आप लिख सकते हैं, यानी x1 x2 x3। और इस साइड पर जो मैट्रिक्स बनता है यानी 2 1 -5। तो हमने पहले भी कहा था कि इसको हमने कौन सा नाम देना है, बी मैट्रिक्स, इसको x और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने ए लिखा। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। और ये पहला आपसे क्वेश्चन था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप डिस्प्ले कर दें, शो कर दें, तो ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आर्गोमेट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म बी लिख दें, यानी बी आपके पास मैट्रिक्स हैं और बी मैट्रिक्स किस किस चीज़ के नाम है, कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है, इसके भी रिपोर्ट कर दिए आपने पुट किए हैं। और दरमियान में आपने ये अप्लीक वाला सिंबल लगाना होगा मास्टर यहाँ पर। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, आर्गोमेट्रिक मैट्रिक्स आर गिवन बिलो। पीसीडी नोट करते हैं, इस तरह हम शो करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को एक जगह लिखने से आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। व्हाट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन?